10 सिद्धांत। क्या मैं बस एक और बात पूछ सकती हूँ? मेरी मांग का जवाब देने के बजाय उसने विनती की। मैं बहुत चिंतित था और सबसे बुरे की चिंता कर रहा था। और फिर भी इस पल को लंबा खींचना कितना लुभावना था। उसे अपने साथ रखना, स्वेच्छा से, बस कुछ सेकंड और। मैंने दुविधा पर आह भरी और फिर कहा, अच्छा। वो एक पल के लिए झिझकी, जैसे कि यह तय कर रही हो कि कौन सा सवाल पूछे। तुमने कहा था कि तुम्हें पता था कि मैं किताबों की दुकान में नहीं गई थी और मैं दक्षिण की ओर चली गई थी। मैं बस सोच रही थी कि तुम्हें ये कैसे पता चला। मैंने विंडशील्ड से बाहर देखा। यह एक और सवाल था जिससे उसकी ओर से कुछ भी पता नहीं चला और मेरी ओर से बहुत कुछ पता चला। उन्होंने आलोचनात्मक और निराशाजनक लहजे में कहा, मुझे लगा था कि अब हम टालमटोल से आगे निकल चुके हैं। कितनी विडंबना है। वो बिना प्रयास किए ही लगातार टालमटोल करती रही। खैर, वो चाहती थी कि मैं सीधा बोलूं। और यह बातचीत नहीं चल रही थी। कहीं भी अच्छा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो मैंने कहा। मैंने आपकी गंध का अनुसरण किया। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं क्या देखूंगा। इसके बजाय मैंने उसकी सांसों को तेज होते और फिर स्थिर होते सुना। कुछ देर बाद वह फिर से बोली और उसकी आवाज़ मेरी अपेक्षा से ज्यादा स्थिर थी। और फिर आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा, भौहें सिकुड़ी हुई। वह भी टालमटोल कर रही थी। कौन सा? मन पढ़ने की प्रक्रिया कैसे काम करती है? उसने पूछा, रेस्टोरेंट से पूछे गए अपने सवाल को दोहराते हुए। क्या आप कहीं भी किसी का भी मन पढ़ सकते हैं? आप ऐसा कैसे करते हैं? क्या आपके परिवार के बाकी लोग? वो फिर से शर्माते हुए चुप हो गई। यह एक से अधिक है, मैंने कहा। वो बस मेरी ओर देखती रही, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में। और उसे बताया भी क्यों नहीं। उसने पहले ही इसका अधिकांश अनुमान लगा लिया था, और यह उस विषय से कहीं अधिक आसान था जो सामने था। नहीं, ये सिर्फ मैं ही हूँ। और मैं किसी को कहीं भी नहीं सुन सकता। मुझे काफी नजदीक रहना पड़ता है। किसी की आवाज जितनी ज्यादा जानी पहचानी होगी, मैं उसे उतनी ही दूर से सुन सकता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ मील से ज्यादा नहीं। मैंने इसे समझाने का कोई तरीका सोचने की कोशिश की ताकि वह समझ सके। एक ऐसा उदाहरण जिससे वह खुद को जोड़ सके। ये कुछ लोगों से भरे एक बड़े हॉल में होने जैसा है, जहां हर कोई एक साथ बात कर रहा है। ये सिर्फ एक गुनगुनाहट है, पृष्ठभूमि में आवाज़ों की गूंज। जब तक मैं एक आवाज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करता और फिर वे क्या सोच रहे हैं ये स्पष्ट हो जाता है। ज्यादातर समय मैं इसे अनदेखा कर देता हूँ। ये बहुत विचलित करने वाला हो सकता है। और फिर सामान्य दिखना आसान होता है, मैंने गुस्से से कहा, जब मैं गलती से किसी के शब्दों के बजाय उसके विचारों का जवाब नहीं दे रहा होता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो? उसने आश्चर्य से पूछा। मैंने उसे एक और सत्य और एक और उदाहरण दिया। मुझे नहीं पता, मैंने स्वीकार किया। मेरा एकमात्र अनुमान यह है कि शायद आपका दिमाग बाकी लोगों की तरह काम नहीं करता। जैसे कि आपके विचार एम आवृत्ति पर हैं और मुझे केवल एफएम मिल रहा है। जैसे ही मैंने शब्द कहे, मुझे एहसास हो गया कि उसे यह उपमा पसंद नहीं आएगी। उसकी प्रतिक्रिया की प्रत्याशा ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने निराश नहीं किया। मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। उसने ऊंची आवाज में पूछा, मैं पागल हूँ? आहा, फिर वही विडंबना। मैं अपने मन में आवाजें सुनता हूँ और तुम चिंतित हो कि तुम ही सनकी हो। मैं हंसा। वो सभी छोटी छोटी बातें समझती थी और फिर भी बड़ी बातें उसे पीछे छूट गईं। हमेशा गलत प्रवृत्ति। बेला अपने होंठ चबा रही थी और उसकी आंखों के बीच की सिलवटें गहरी हो गई थीं। चिंता मत करो, मैंने उसे आश्वस्त किया। ये सिर्फ एक सिद्धांत है। और एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा होनी थी। मैं इसे खत्म करने के लिए उत्सुक था। हर बीतता हुआ सेकंड मुझे उधार लिया हुआ समय लगने लगा था, जो हमें वापस तुम्हारे पास ले आता है। उसने आह भरी, अभी भी अपने होंठ चबा रही थी। मुझे चिंता थी कि वो खुद को चोट पहुंचाएगी।
उसने मेरी आंखों में देखा, उसका चेहरा परेशान था। क्या अब हम सभी तरह के छल कपट से बाहर नहीं निकल चुके हैं? मैंने धीरे से पूछा। वह नीचे देख रही थी, किसी आंतरिक दुविधा से जूझ रही थी। अचानक वह अकड़ गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पहली बार उसके चेहरे पर डर की झलक दिखी। हे भगवान! वह हौंफते हुए बोली। मैं घबरा गया। उसने क्या देखा था? मैंने उसे कैसे डरा दिया था? फिर वह चिल्लाई, धीरे चलो। क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आया कि उसका डर कहाँ से आ रहा था। तुम 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो, उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। उसने खिड़की से बाहर देखा और हमारे पीछे से भागते हुए काले पेड़ों से पीछे हट गई। इस छोटी सी बात ने, बस थोड़ी सी गति ने, उसे डर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। मैंने आंखें घुमाईं। आराम करो, बेला। क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो? उसने ऊंची और कड़ी आवाज में पूछा। हम दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे, मैंने उससे वादा किया। उसने एक तेज सांस ली और फिर थोड़े शांत स्वर में बोली, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं हमेशा ऐसे ही गाड़ी चलाता हूँ। मैंने उसकी दृष्टि से देखा, उसके आश्चर्य भरे भाव देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अपनी नज़रें सड़क पर रखो। वह चिल्लाए। मैं कभी दुर्घटना में नहीं फंसा, बेला। मुझे कभी टिकट भी नहीं मिला। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपने माथे को छुआ। इससे यह और भी हास्यास्पद हो गया, उसके साथ किसी गुप्त और अजीब बात पर मजाक करने की बेतुकी बात। बिल्ट इन रडार डिटेक्टर बहुत मज़ेदार है, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में अभी भी गुस्से से ज्यादा डर था। चाली एक पुलिस वाला है, याद है? मुझे यातायात के नियमों का पालन करना सिखाया गया है। इसके अलावा, अगर आप हमें पेड़ के तने के चारों ओर वोल्वो प्रेट्जेल में बदल देते हैं, तो आप शायद बस चले जाएंगे। शायद, मैंने दोहराया और फिर बिना किसी हास्य के हंस दिया। हाँ, कार दुर्घटना में हमारी स्थिति बिल्कुल अलग होती। मेरी ड्राइविंग क्षमताओं के बावजूद उसका डरना सही था, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। एक आह भरते हुए मैंने कार को धीरे धीरे चलने दिया। खुश। उसने स्पीडोमीटर पर नजर डाली। लगभग। क्या यह अभी भी उसके लिए बहुत तेज था? मुझे धीमी गति से गाड़ी चलाना पसंद नहीं है, मैंने बुदबुदाया, लेकिन सुई को एक और पायदान नीचे खिसकने दिया। ये धीमा है? उसने पूछा। मेरी ड्राइविंग पर बहुत हो गई टिप्पणी, मैंने अधीरता से कहा। अब तक उसने कितनी बार मेरे सवाल को टाला है? 3 बार, 4 बार। क्या उसकी अटकलें इतनी भयानक थीं? मुझे तुरंत पता चल गया। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं आपके नवीनतम सिद्धांत के लिए। उसने फिर से अपने होंठ काटे और उसका चेहरा परेशान, लगभग पीड़ाग्रस्त हो गया। मैंने अपनी अधीरता पर काबू पाया और अपनी आवाज को नर्म कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि वह परेशान हो। मैं नहीं हंसूंगा, मैंने वादा किया। काश कि यह केवल शर्मिंदगी होती जिसकी वजह से वह बात करने को तैयार नहीं होती। मुझे इस बात का डर है कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने पर जोर दिया। क्या यह इतना बुरा है? काफी हद तक, हाँ। उसने नीचे देखा, मुझसे नजरें मिलाने से इनकार कर दिया। कुछ सेकंड बीत गए। आगे बढ़ो, मैंने प्रोत्साहित किया। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे नहीं पता कि शुरुआत कैसे करूं। आप शुरुआत से क्यों नहीं शुरू करते? मुझे डिनर से पहले उनके शब्द याद आ गए। आपने कहा था कि यह सब आपने खुद नहीं सोचा था। नहीं, उसने सहमति जताई और फिर चुप हो गई। मैंने उन चीजों के बारे में सोचा जिन्होंने उसे प्रेरित किया होगा। तुमने किताब लिखना क्यों शुरू किया? कोई फिल्म क्यों बनाई? मुझे उनके संग्रह को तब देखना चाहिए था जब वो घर से बाहर होती थीं। मुझे नहीं पता था कि उनके घिसे पिटे पेपरबैक्स के ढेर में ब्राम स्टोकर या एनी राइस की किताबें हैं या नहीं। नहीं, उसने फिर कहा। शनिवार को समुद्र तट पर। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हमारे बारे में स्थानीय गपशप कभी भी बहुत विचित्र या बहुत सटीक नहीं हुई थी। क्या कोई नई अफवाह थी जो मैंने मिस कर दी थी? बेला ने अपने हाथों से झांका और मेरे चेहरे पर आश्चर्य देखा। मैं एक पुराने पारिवारिक मित्र जेकब ब्लैक से मिली, उसने आगे कहा।
उसके पिता और चार्ली तब से दोस्त हैं जब मैं बच्ची थी। जेकब ब्लैक नाम परिचित नहीं था और फिर भी इसने मुझे कुछ याद दिलाया। कुछ समय पहले, बहुत पहले, मैंने विंडशील्ड से बाहर देखा, संबंध खोजने के लिए यादों को पलटते हुए। उन्होंने कहा, उनके पिता क्विल्यूट के बुजुर्गों में से एक हैं। जेकब ब्लैक, एब्राहम ब्लैक, वंशज, इसमें कोई संदेह नहीं। यह उतना बुरा था जितना हो सकता था। वह सच्चाई जानती थी। जैसे जैसे कार सड़क के अंधेरे मोड़ों पर दौड़ रही थी, मेरा मन उसके परिणामों पर विचार कर रहा था। मेरा शरीर पीड़ा से अकड़ रहा था, लेकिन कार को चलाने के लिए छोटे छोटे स्वचालित कार्य ही हो रहे थे। वह सच्चाई जानती थी, लेकिन अगर उसे शनिवार को सच्चाई पता चल जाती, तो उसे पूरी शाम ये बात पता चल जाती। और फिर भी हम टहलने गए थे, उसने आगे कहा, और वो मुझे कुछ पुरानी किंवदंतियों के बारे में बता रहा था। मुझे लगता है कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे एक कहानी सुनाई। वह रुक गई, लेकिन अब उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता था कि वह क्या कहने वाली थी। अब सिर्फ एक रहस्य बचा था कि वह अब मेरे साथ यहाँ क्यों थी। आगे बढ़ो, मैंने कहा। पिशाचों के बारे में उसने फुसफुसाहट से भी कम शब्द बोले। किसी तरह ये जानना कि वह जानती है उससे भी बदतर था, उसे शब्द को जोर से बोलते हुए सुनना। मैं उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया और फिर खुद को फिर से नियंत्रित किया। और आपको तुरंत मेरा ख्याल आ गया। मैंने पूछा। नहीं, उसने आपके परिवार का जिक्र किया। ये कितनी विडंबना है कि एप्रैम की अपनी संतान ही उस संधि का उल्लंघन करेगी जिसे निभाने की उसने कसम खाई थी। शायद उसका पोता या परपोता। कितने साल हो गए थे? 70 साल। मुझे ये समझ लेना चाहिए था कि खतरा उन बूढ़े लोगों से नहीं है जो किंवदंतियों पर विश्वास करते हैं। बेशक युवा पीढ़ी जिन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे प्राचीन अंधविश्वासों को हास्यास्पद मानते थे। यहीं पर जोखिम था। मुझे लगा कि इसका मतलब यह है कि अब मैं समुद्र तट पर रहने वाले छोटे असहाय कबीले का कत्लेआम करने के लिए स्वतंत्र था, अगर मैं ऐसा करना चाहता। एप्रैम और उसके रक्षकों का झुंड बहुत पहले ही मर चुका था। उसे लगा कि यह एक मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास है, बेला ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ में एक नई चिंता उभर आई, मानो वह मेरे विचारों को पढ़ सकती हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी। मैंने अपनी आंख के कोने से उसके हाथों को बेचैनी से मुड़ते हुए देखा। यह मेरी गलती थी, उसने कुछ देर रुकने के बाद कहा, और फिर उसने अपना सिर झुका लिया जैसे कि वह शर्मिंदा हो। मैंने उसे यह बताने के लिए मजबूर किया। क्यों? अब मेरे लिए अपनी आवाज़ को संतुलित रखना इतना मुश्किल नहीं था। सबसे बुरा तो पहले ही हो चुका था। जब तक हम रहस्योद्घाटन के विवरण के बारे में बात करते रहे, हमें इसके परिणामों पर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लॉरेन ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा था, वह मुझे भड़काने की कोशिश कर रही थी। उसने याद करके थोड़ा सा चेहरा बनाया। मैं थोड़ा विचलित था, सोच रहा था कि कैसे बेला को मेरे बारे में कोई बात करते देख गुस्सा आ जाता था। और जनजाति के एक बड़े लड़के ने कहा कि तुम्हारा परिवार आरक्षण में नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका मतलब कुछ और था। इसलिए मैंने जेकब को अकेले में बुलाया और उससे यह बात निकलवा दी। ये स्वीकार करते हुए उसका सिर और भी नीचे झुक गया और उसके चेहरे पर अपराध बोध झलक रहा था। मैंने उससे नजरें हटा ली और जोर से हंस पड़ा। यह एक कठोर आवाज थी। उसे दोषी महसूस हो रहा था। उसने ऐसा क्या किया होगा जिसके लिए उसे किसी भी तरह की निंदा का पात्र होना पड़े? उसे कैसे धोखा दिया? मैंने पूछा। मैंने फ्लर्ट करने की कोशिश की, यह मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर काम कर गया, उसने बताया, और उस सफलता को याद करते हुए उसकी आवाज़ अविश्वसनीय हो गई। मैं बस कल्पना कर सकता था कि वह सभी पुरुषों के प्रति कितना आकर्षित थी, जो उसके हिस्से में बिल्कुल भी नहीं था। जब वह आकर्षक बनने की कोशिश करती तो वह कितनी भारी होती। मैं अचानक उस बेखबर लड़के के लिए दया से भर गया, जिस पर उसने इतनी शक्तिशाली ताकत छोड़ी थी। मैं ये देखना चाहता था, मैंने कहा, और फिर मैं फिर से गहरे हास्य के साथ हंसा। मेरी इच्छा थी कि मैं लड़के की प्रतिक्रिया सुन पाता, खुद तबाही का गवाह बन पाता।
और आपने मुझ पर लोगों को चकाचौंध करने का आरोप लगाया, बेचारा जेकब ब्लैक। मैं अपने एक्सपोजर के स्रोत से उतना नाराज नहीं था जितना मुझे महसूस होने की उम्मीद थी। उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, और मैं किसी से कैसे उम्मीद कर सकता था कि वह इस लड़की को वह न दे जो वह चाहती थी। नहीं, मुझे सिर्फ उस नुकसान के लिए सहानुभूति महसूस हुई जो उसने उसके मन की शांति को पहुंचाया होगा। मुझे लगा कि उसकी शर्मिंदगी ने हमारे बीच की हवा को गर्म कर दिया है। मैंने उसकी तरफ देखा और वह अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने फिर कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? अब डरावनी कहानी पर वापस जाने का समय आ गया है। मैंने इंटरनेट पर कुछ शोध किया, हमेशा व्यावहारिक। और क्या इससे आप आश्वस्त हो गए? नहीं, उसने कहा, कुछ भी फिट नहीं हुआ। ज्यादातर बातें मूर्खतापूर्ण थीं। और फिर उसने फिर से बात रोकी और मैंने उसके दांतों को आपस में टकराते हुए सुना। क्या? मैंने पूछा, उसे क्या मिला था? उसके लिए इस दुर्स्वप्न का क्या अर्थ था? थोड़ी देर के लिए विराम हुआ और फिर वह फुसफुसाकर बोली, मैंने तय कर लिया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सदमे से आधे सेकंड के लिए मेरे विचार थम गए और फिर सब कुछ एक साथ फिट हो गया। क्यों उसने आज रात अपने दोस्तों को उनके साथ भागने के बजाय दूर भेज दिया? क्यों वह पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाने और भागने के बजाय फिर से मेरे साथ मेरी कार में बैठ गई? उसकी प्रतिक्रियाएं हमेशा गलत होती थीं, हमेशा पूरी तरह से गलत। वो खतरे को अपनी ओर खींचती थी। वो उसे आमंत्रित करती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने दांतों से कहा, मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता था जो इतना असुरक्षित होने के लिए इतना दृढ़ था? नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा जो कि समझ से परे थी। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि तुम क्या हो। वह असंभव थी। तुम्हें परवाह नहीं कि मैं राक्षस हूं या नहीं। अगर मैं इंसान नहीं हूं तो? नहीं। मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या वह पूरी तरह से स्थिर है। मुझे लगा कि मैं उसके लिए सर्वोत्तम देखभाल की व्यवस्था कर सकता हूँ। कार्लिसले के पास ऐसे कनेक्शन होंगे जिससे वह अपने लिए सबसे कुशल डॉक्टर, सबसे प्रतिभाशाली चिकित्सक ढूंढ सके। शायद कुछ ऐसा किया जा सके जिससे उसकी जो भी समस्या थी उसे ठीक किया जा सके, जो भी उसे वैम्पायर के पास बैठकर अपने दिल की धड़कन को शांत और स्थिर रखने में संतुष्ट करता था। मैं स्वाभाविक रूप से सुविधा पर नजर रखूंगा और जितनी बार वह अनुमति देगी उतनी बार वहां जाऊंगा। तुम नाराज हो? उसने आह भरी। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था, मानो उसकी इन परेशान करने वाली प्रवृत्तियों को छिपाने से हम दोनों में से किसी को भी मदद मिलेगी। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, भले ही तुम जो सोच रहे हो वह पागलपन भरा हो। तो मैं फिर से गलत हूँ? उसने थोड़ा आक्रामक होकर पूछा। मैं ये बात नहीं कह रहा था। मेरे दांत फिर से भीग गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तीखे स्वर में दोहराया। वह चौंकी। मैं ठीक कह रही हूँ। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैंने जवाब दिया। उसने गहरी सांस ली। मैं गुस्से से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। नहीं, उसने फिर से संयमित स्वर में कहा, लेकिन मैं उत्सुक हूँ। नहीं, वास्तव में नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे कोई परवाह नहीं थी। वह जानती थी कि मैं अमानवीय हूँ, एक भयावह प्राणी हूँ, और यह बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी मानसिक स्थिति के बारे में मेरी चिंताओं के अलावा मुझे आशा की एक किरण महसूस होने लगी। मैंने इसे दबाने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा, तुम किस बारे में उत्सुक हो? कोई रहस्य नहीं बचा था, केवल मामूली विवरण। आपकी उम्र कितनी है? उसने पूछा। मेरा उत्तर स्वतः स्फूर्त और अंतर्निहित था। 17। और आप कब से 17 साल की हैं? मैंने उसके संरक्षणात्मक लहजे पर मुस्कुराने से बचने की कोशिश की। थोड़ी देर, मैंने स्वीकार किया। ठीक है, उसने अचानक उत्साह से कहा। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। जब मैंने उसकी मानसिक सेहत के बारे में फिर से चिंतित होकर उसकी ओर देखा, तो वह और भी ज्यादा मुस्कुराई। मैंने भौहें सिकोड़ी। हंसो मत, उसने चेतावनी दी। लेकिन तुम दिन के समय बाहर कैसे आ सकते हो? मैं उसके अनुरोध के बावजूद हंस पड़ा।
ऐसा लग रहा था कि उसके शोध से उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला था। मिथक, मैंने उससे कहा। सूरज से जल गए। मिथक, ताबूतों में सो रहे हो। मिथक, नींद बहुत समय से मेरे जीवन का हिस्सा नहीं थी, पिछले कुछ दिनों तक तो बिल्कुल भी नहीं। रातों को जब मैंने बेला को सपने देखते देखा था, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने उसके सवाल का और अधिक विस्तार से उत्तर देते हुए कहा। वो एक क्षण के लिए चुप रही। बिल्कुल, उसने पूछा। कभी नहीं, मैंने सांस लेते हुए कहा। जैसे ही मैंने उसकी गहरी निगाहों से मुलाकात की, वहां मौजूद आश्चर्य और सहानुभूति को पढ़ा, मैं अचानक सोने के लिए तरस गया। विस्मृति के लिए नहीं, जैसा कि मैं पहले था, बोरियत से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं सपने देखना चाहता था। शायद अगर मैं बेहोश हो सकता, अगर मैं सपने देख सकता, तो मैं कुछ घंटों के लिए एक ऐसी दुनिया में रह सकता था जहां वह और मैं एक साथ हो सकते थे। वह मेरे बारे में सपने देखती थी, मैं उसके बारे में सपने देखना चाहता था। वह मेरी ओर घूरने लगी, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। मुझे अपनी नज़रें दूसरी ओर करनी पड़ी। मैं उसके बारे में सपने नहीं देख सकता, उसे मेरे बारे में सपने नहीं देखने चाहिए। तुमने मुझसे अभी तक सबसे महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछा है, मैंने कहा। मेरे खामोश सीने में पत्थर का दिल पहले से ज्यादा ठंडा और सख्त महसूस हो रहा था। उसे समझने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी बिंदु पर उसे ये दिखाना होगा कि यह सब मायने रखता है किसी भी अन्य विचार से ज्यादा। इस तथ्य जैसे कि मैं उससे प्यार करता था। वह कौन सा है? उसने आश्चर्यचकित और अनजान होकर पूछा। इससे मेरी आवाज और भी कठोर हो गई। तुम्हें मेरे खान पान की चिंता नहीं है? ओह, वह, उसने धीमे स्वर में कहा जिसे मैं समझ नहीं सका। हाँ, वही। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं खून पीता हूँ? वह मेरे सवाल से घबरा गई। आखिरकार, ठीक है, जेकब ने इस बारे में कुछ कहा था, उसने कहा। जेकब ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम लोगों का शिकार नहीं करते। उसने कहा कि तुम्हारा परिवार खतरनाक नहीं है, क्योंकि तुम केवल जानवरों का शिकार करते हो। उसने कहा था कि हम खतरनाक नहीं हैं। मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में दोहराया। बिल्कुल नहीं, उसने स्पष्ट किया। उसने कहा था कि तुम्हें खतरनाक नहीं होना चाहिए, लेकिन क्विल्यूट्स फिर भी तुम्हें अपनी जमीन पर नहीं रखना चाहते थे, बस किसी भी स्थिति में। मैं सड़क की ओर देखता रहा, मेरे विचार निराशाजनक उलझन में थे, परिचित आग से मेरा गला दुख रहा था। तो, क्या वह सही था? उसने शांति से पूछा, मानो वह मौसम की रिपोर्ट की पुष्टि कर रही हो। लोगों का शिकार न करने के बारे में। क्विल्यूट्स की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। उसने गंभीरता से सोचते हुए स्वयं को सिर हिलाकर स्वीकृति दी। लेकिन इससे आप आत्मसंतुष्ट न हो जाएं, मैंने जल्दी से कहा। वे हमसे दूरी बनाए रखने में सही हैं। हम अभी भी खतरनाक हैं। मैं नहीं समझता। नहीं, उसने नहीं देखा। उसे कैसे दिखाया जाए? हम कोशिश करते हैं, मैंने उससे कहा। हम जो करते हैं, उसमें हम आम तौर पर बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी हम गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं खुद को तुम्हारे साथ अकेले रहने की अनुमति देता हूँ। उसकी खुशबू अभी भी कार में एक ताकत थी। मुझे इसकी आदत हो रही थी, मैं कर सकता था। मैंने इसे लगभग नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि मेरा शरीर अभी भी तरस रहा था। उसके प्रति सबसे बुरे संभावित कारण से। मेरा मुंह पानी से भर गया था। विश, मैंने निगल लिया। यह एक गलती है? उसने पूछा, और उसकी आवाज में दिल टूटने जैसा भाव था। इसकी आवाज ने मुझे निहत्था कर दिया। वह मेरे साथ रहना चाहती थी, सब कुछ के बावजूद, वह मेरे साथ रहना चाहती थी। आशा फिर से फूल गई, और मैंने उसे हरा दिया। ये बहुत खतरनाक है, मैंने उससे सच कहा, और कामना की कि किसी तरह सच्चाई का कोई महत्व ही न रहे। उसने एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उसकी सांसों में बदलाव सुना, वह अजीब तरीके से रुक रुक कर चल रही थी, जो डर की तरह नहीं लग रहा था। मुझे और बताओ, उसने अचानक कहा, उसकी आवाज़ पीड़ा से विकृत हो गई थी। मैंने उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरह के दर्द में है।
मैंने ऐसा कैसे होने दिया? और क्या जानना चाहती हो? मैंने पूछा, उसे चोट पहुंचाने से बचाने का कोई तरीका सोचने की कोशिश करते हुए। उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाने दे सकता। मुझे बताओ कि तुम लोगों के बजाय जानवरों का शिकार क्यों करते हो? उसने अभी भी दुखी होकर कहा। क्या ये स्पष्ट नहीं था? या शायद ये बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी? मैं राक्षस नहीं बनना चाहता, मैंने बुदबुदाया। लेकिन जानवर पर्याप्त नहीं है। मैंने एक और तुलना की, एक ऐसा तरीका जिसे वह समझ सके। मैं निश्चित नहीं हो सकता, बेशक, लेकिन मैं इसकी तुलना टोफू और सोया दूध पर जीने से करूंगा। हम खुद को शाकाहारी कहते हैं, हमारा छोटा सा अंदरूनी मजाक। ये पूरी तरह से भूख या प्यास को शांत नहीं करता है, लेकिन ये हमें प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाता है। अधिकांश समय मेरी आवाज़ धीमी हो गई। मुझे उस खतरे पर शर्म आ रही थी जिसे मैंने उसे होने दिया था। खतरा मैं होने देना जारी रखता था। कभी कभी ये दूसरों की तुलना में अधिक कठिन होता है। क्या अब आपके लिए यह बहुत कठिन है? मैंने आह भरी। बेशक वह सवाल पूछेगी जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहता। हाँ, मैंने स्वीकार किया। मुझे इस बार उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया की सही उम्मीद थी। उसकी सांसें स्थिर थीं, उसका दिल अपनी लय में था। मुझे इसकी उम्मीद थी, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाया। वह कैसे डरी नहीं? लेकिन अब तुम्हें भूख नहीं लगी है? उसने खुद पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तुम्हारी आंखें, उसने बेबाकी से कहा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास एक सिद्धांत है। मैंने देखा है कि लोग, खास तौर पर पुरुष, जब भूखे होते हैं तो ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। वन ने उसके वर्णन पर ठहाका लगाया, चिड़चिड़ा। यह एक तरह से कमतर आंकना था, लेकिन वह हमेशा की तरह बिल्कुल सही थी। आप चौकस हैं, है न? मैं फिर से हंसा। वो हल्की सी मुस्कुराई, उसकी आंखों के बीच फिर से झुर्रियां आ गईं, मानो वह किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रही हो। क्या तुम इस सप्ताहांत एम्मेट के साथ शिकार पर गए थे? उसने मेरी हंसी फीकी पड़ने के बाद पूछा। जिस सहज तरीके से उसने बात की वो उतना ही आकर्षक था जितना कि निराशाजनक। क्या वह वास्तव में इतनी सारी बातों को सहजता से स्वीकार कर सकती थी? मैं उससे कहीं ज्यादा सदमे में था जितना कि वह लग रही थी। हाँ, मैंने उससे कहा, और फिर जब मैं इसे यहीं छोड़ने वाला था, मुझे वही इच्छा महसूस हुई जो मुझे रेस्टोरेंट में हुई थी। मैं चाहता था कि वह मुझे जाने। मैं नहीं जाना चाहता था, मैंने धीरे से कहा, लेकिन यह जरूरी था। ये थोड़ा आसान है। जब मुझे प्यास नहीं लगती तो मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ। तुम जाना क्यों नहीं चाहते थे? मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी नज़रों से नज़रें मिलाई। इस तरह की ईमानदारी बहुत अलग तरीके से मुश्किल थी। यह मुझे चिंतित करता है। मैंने सोचा कि यह शब्द पर्याप्त होगा, हालांकि यह इतना मजबूत नहीं था तुमसे दूर रहने के लिए। जब मैंने तुमसे पिछले गुरुवार को समुद्र में गिरने या कुचले जाने से बचने की कोशिश करने के लिए कहा था, तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं पूरे सप्ताहांत तुम्हारे बारे में चिंता करते हुए विचलित रहा, और आज रात जो हुआ, उसके बाद मुझे आश्चर्य है कि तुम पूरे सप्ताहांत बिना किसी चोट के कैसे निकल गई। फिर मुझे उसकी हथेलियों पर खरोंच के निशान याद आए। ठीक है, पूरी तरह से चोटिल नहीं हुई, मैंने सुधार किया। क्या आपके हाथ? मैंने उसे याद दिलाया। उसने आह भरी और उसके होंठ नीचे हो गए। मैं गिर गई। मैंने यही सोचा था, मैंने कहा, अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाया। मुझे लगता है, तुम होने के नाते, ये और भी बुरा हो सकता था, और यह संभावना मुझे पूरे समय परेशान करती रही जब मैं दूर था। ये बहुत लंबे 3 दिन थे। मैं वास्तव में एम्मेट को परेशान कर रहा था। ईमानदारी से, ये भूतकाल में नहीं था। मैं शायद अभी भी एम्मेट और मेरे परिवार के बाकी लोगों को परेशान कर रहा था। एलिस को छोड़कर 3 दिन, उसने अचानक तीखी आवाज में पूछा। क्या तुम आज ही वापस नहीं आए? मैं उसकी आवाज की तीक्ष्णता को समझ नहीं पाया। नहीं, हम रविवार को वापस आएंगे। तो फिर तुम में से कोई भी स्कूल में क्यों नहीं था? उसने पूछा। उसकी चिड़चिड़ाहट ने मुझे उलझन में डाल दिया।
उसे यह एहसास नहीं हुआ कि यह सवाल फिर से पौराणिक कथाओं से संबंधित था। ठीक है, तुमने पूछा कि क्या सूरज मुझे नुकसान पहुंचाता है, और ऐसा नहीं है, मैंने कहा। लेकिन मैं कम से कम धूप में बाहर नहीं जा सकता, जहां कोई देख सके। इससे उसका ध्यान उसकी रहस्यमयी झुंझलाहट से हट गया। क्यों? उसने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए पूछा। मुझे संदेह था कि मैं इसे समझाने के लिए उचित उदाहरण दे पाऊंगा। इसलिए मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा, और फिर तुरंत सोचा कि क्या यह एक वादा था जिसे मैं तोड़ दूंगा। मैंने कहा था कि शब्दों को तो मैं इतनी सहजता से कह देता था, लेकिन वास्तव में उनका पालन करने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब ये चिंता की बात नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि आज रात के बाद मैं उसे फिर से देख पाऊंगा या नहीं। क्या मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसे छोड़कर जाने की हिम्मत जुटा पाऊं? आपने मुझे फोन किया होगा, उसने कहा। कितना अजीब निष्कर्ष है। लेकिन मुझे पता था कि तुम सुरक्षित हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ थे। वह अचानक रुक गई और अपने हाथों की ओर देखने लगी। क्या मुझे ये पसंद नहीं आया? उसने शर्माते हुए कहा। उसके गालों की त्वचा गर्म हो रही थी। तुमसे न मिलना, इससे मुझे भी चिंता होती है। क्या अब तुम खुश हो? मैंने खुद से पूछा। खैर, यह मेरी उम्मीद का इनाम था। मैं हैरान, उत्साहित, भयभीत था, ज्यादातर यह जानकर भयभीत था कि मेरी सभी बेतुकी कल्पनाएं इतनी भी गलत नहीं थीं। यही कारण था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं एक राक्षस हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही कारण था कि नियम अब मेरे लिए मायने नहीं रखते थे। क्यों सही और गलत अब बाध्यकारी प्रभाव नहीं थे? क्यों मेरी सभी प्राथमिकताएं एक पायदान नीचे खिसक गई थीं ताकि इस लड़की को सबसे ऊपर जगह मिल सके? बेला भी मेरी देखभाल करती थी। मुझे पता था कि मैं उससे जितना प्यार करता था, उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं हो सकता था। वह नश्वर थी, परिवर्तनशील थी। उसे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी, उसने मेरे साथ यहाँ बैठने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की परवाह की। ऐसा खुशी खुशी करने के लिए। इतना ही कि अगर मैंने सही काम किया और उसे छोड़ दिया तो उसे बहुत दर्द होगा। क्या अब मैं कुछ ऐसा कर सकता था जिससे उसे कोई नुकसान न हो? कुछ भी। यहाँ हमने जो भी शब्द बोले, उनमें से हर एक अनार के बीज की तरह था। रेस्टोरेंट में वह अजीब दृश्य जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा सटीक था। मुझे दूर रहना चाहिए था। मुझे कभी भी फोक्स वापस नहीं आना चाहिए था। मैं उसे सिर्फ दर्द ही पहुंचाता। क्या इससे मैं अब वहां रहने से रुक जाऊंगा? क्या इससे स्थिति और खराब हो जाएगी? इस क्षण मुझे कैसा महसूस हुआ, अपनी त्वचा पर उसकी गर्मी महसूस करते हुए। नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद से कहा। ये गलत है। मैंने क्या कहा? उसने तुरंत दोष अपने ऊपर लेते हुए पूछा। क्या तुम नहीं समझती, बेला? मेरे लिए खुद को दुखी करना एक बात है, लेकिन तुम्हारा इसमें इतना शामिल होना बिल्कुल दूसरी बात है। मैं यह नहीं सुनना चाहता कि तुम ऐसा महसूस करती हो। ये सच था, ये झूठ था। मेरा सबसे स्वार्थी हिस्सा ये जानते हुए उड़ना था कि वो मुझे वैसे ही चाहती थी जैसे मैं उसे चाहता था। ये गलत है। ये सुरक्षित नहीं है। मैं खतरनाक हूँ, बेला, कृपया इसे समझो। नहीं, उसके होंठ जिद्दी होकर बोले। मैं गंभीर हूँ। मैं अपने आप से इतनी दृढ़ता से संघर्ष कर रहा था कि वो मेरी चेतावनियों को स्वीकार कर ले, और चेतावनियों को बाहर न आने देने के लिए आधा हताश था कि ये शब्द मेरे दांतों के माध्यम से एक गुर्राहट के रूप में निकले। मैं भी यही सोचती हूँ, उसने जोर देकर कहा। मैंने तुमसे कहा था, तुम क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है। दुनिया एक अंतहीन सेकंड के लिए उदास रूप से काली और सफ़ेद हो गई थी जब मैंने देखा कि छायाएं धूप वाले लॉन पर बेला की नींद में मेरी यादों में सो रही आकृति की ओर रेंग रही थीं। अपरिहार्य, अजेय, उन्होंने उसकी त्वचा से रंग चुरा लिया और उसे अंधेरे में, अंडरवर्ल्ड में डुबो दिया। बहुत देर हो चुकी है। एलिस की छवि मेरे दिमाग में घूम रही थी। बेला की रक्त लाल आंखें भावशून्य तरीके से मेरी ओर देख रही थीं। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो उस भविष्य के लिए मुझसे नफरत न कर सके।
उससे सब कुछ चुराने के लिए मुझसे नफरत करती। इसमें बहुत देर नहीं हो सकती थी। ऐसा कभी मत कहना, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वह अपनी खिड़की से बाहर देखने लगी और उसके दांत फिर से उसके होंठों में गड़ गए। उसके हाथ उसकी गोद में कसकर मुट्ठियों में बंधे हुए थे। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे जानना था। उसने मेरी तरफ देखे बिना अपना सिर हिलाया। मैंने देखा कि उसके गाल पर क्रिस्टल जैसी कोई चीज चमक रही थी। पीड़ा, क्या तुम रो रही हो? मैंने उसे रुला दिया था। मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया था। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू पोंछे। नहीं, उसने झूठ बोला। उसकी आवाज टूट गई। किसी लंबे समय से दबी हुई वृत्ति ने मुझे उस पल उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जब मैंने खुद को पहले से कहीं ज्यादा इंसान महसूस किया। और फिर मुझे याद आया कि मैं नहीं था, और मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया। मुझे खेद है, मैंने कहा। मेरा जबड़ा बंद हो गया। मैं उसे कैसे बता सकता था कि मुझे कितना खेद है? मैंने जो भी बेवकूफ़ी भरी गलतियां की, उनके लिए मुझे खेद है। मेरे कभी न खत्म होने वाले स्वार्थ के लिए मुझे खेद है। मुझे खेद है कि वह इतनी बदकिस्मत थी कि उसे मेरे इस पहले और आखिरी दुखद प्रेम की प्रेरणा मिली। मुझे उन चीज़ों के लिए भी खेद है जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, कि मैं ही वह जल्लाद था जिसे भाग्य ने उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए चुना था। मैंने एक गहरी सांस ली, कार में मौजूद स्वाद के प्रति अपनी दयनीय प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हुए, और खुद को संभालने की कोशिश की। मैं विषय बदलना चाहता था, कुछ और सोचना चाहता था। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी कि उस लड़की के बारे में मेरी जिज्ञासा कभी शांत नहीं हो सकती थी। मैंने कहा, मुझे कुछ बताओ। हाँ, उसने भारी स्वर में पूछा। उसकी आवाज में अभी भी आंसू थे। आज रात तुम क्या सोच रहे थे जब मैं कोने पर आया था? मैं आपके हाव भाव को समझ नहीं पाया। आप डरी हुई नहीं लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि आप किसी चीज पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही थीं। मुझे उसका चेहरा याद आ गया। मैंने खुद को ये भूलने के लिए मजबूर किया कि मैं किसकी आंखों में देख रहा था, उसके दृढ़ निश्चय के भाव के कारण। मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि हमलावर को कैसे अक्षम किया जाए। उसने कहा, उसकी आवाज थोड़ी शांत थी। आप जानते हैं, आत्मरक्षा। मैं उसकी नाक को उसके मस्तिष्क में कुचलने जा रही थी। उसका संयम उसके स्पष्टीकरण के अंत तक नहीं रहा। उसकी आवाज इतनी बदल गई कि वह घृणा से भर गई। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, और उसका क्रोध अब हास्यपूर्ण नहीं था। मैं उसकी कमजोर आकृति देख सकता था, सिर्फ रेशमी कांच के ऊपर मांसल, भारी भरकम मुट्ठी वाले मानव राक्षसों से ढका हुआ जो उसे चोट पहुंचा सकते थे। मेरे सिर के पिछले हिस्से में क्रोध उबल रहा था। तुम उनसे लड़ने जा रही थी। मैं कराहना चाहती थी। उसकी सहज प्रवृत्ति उसके लिए घातक थी। क्या तुमने भागने के बारे में नहीं सोचा? मैं दौड़ते समय कई बार गिरती हूँ, उसने शर्म से कहा। मदद के लिए चिल्लाने के बारे में क्या ख्याल है? मैं उस भाग पर पहुंच रहा था। मैंने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। तुम सही कह रही थी, मैंने उससे कहा। मेरी आवाज में कड़वाहट थी। मैं तुम्हें जीवित रखने के लिए निश्चित रूप से भाग्य से लड़ रहा हूँ। उसने आह भरी और खिड़की से बाहर देखा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। क्या मैं कल आपसे मिलूंगी? उसने अचानक पूछा। जब तक हम नरक की ओर जा रहे हैं, तो क्यों न इस यात्रा का आनंद लिया जाए? हाँ, मेरा भी एक पेपर बकाया है। मैंने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा, और ऐसा करना मुझे अच्छा लगा। स्पष्ट रूप से, केवल उसकी ही प्रवृत्तियां पीछे नहीं थीं। मैं दोपहर के भोजन के समय तुम्हारे लिए एक सीट सुरक्षित रखूंगा। उसका दिल धड़क उठा। मेरे मृत हृदय को गर्मी महसूस हुई। मैंने उसके पिता के घर के सामने कार रोकी। उसने मुझे छोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। क्या तुम कल वहां आने का वादा करते हो? उसने जोर देकर पूछा। मैं वादा करता हूँ। गलत काम करने से मुझे इतनी खुशी कैसे मिल सकती है? जरूर इसमें कुछ गड़बड़ थी। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और मेरी जैकेट उतारने लगी। तुम इसे रख सकती हो, मैंने उसे जल्दी से आश्वस्त किया। मैं उसे अपनी कोई चीज देना चाहता था, एक निशानी, जैसे बोतल का ढक्कन जो अब मेरी जेब में था। तुम्हारे पास कल के लिए जैकेट नहीं है?
उसने मुझे वह किताब वापस दे दी और उदास होकर मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा, मैं चार्ली को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। ओह, ठीक है। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और फिर रुक गई। वह जाने को तैयार नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे मैं भी उसके जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे असुरक्षित पाना, भले ही कुछ क्षणों के लिए। पीटर और चार्लोट अब तक अपने रास्ते पर काफी आगे निकल चुके थे, सिएटल से काफी आगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमेशा दूसरे लोग भी होते थे। बेला, मैंने पूछा, उसका नाम बोलने में जो आनंद था उससे मैं आश्चर्यचकित था। हाँ, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? हाँ, उसने सहजता से सहमति जताई और फिर उसकी आंखें कस गईं जैसे कि उसने आपत्ति करने का कोई कारण सोच लिया हो। जंगल में अकेले मत जाओ, मैंने उसे चेतावनी दी, ये सोचकर कि क्या मेरे इस अनुरोध से उसकी आंखों में आपत्ति उत्पन्न हो जाएगी। वह चौंककर पलकें झपकाईं। क्यों? मैं अविश्वसनीय अंधेरे में डूबा रहा। रोशनी की कमी मेरी आंखों के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन किसी दूसरे शिकारी के लिए भी यह कोई परेशानी नहीं थी। मैंने उससे कहा, मैं हमेशा सबसे खतरनाक नहीं होता। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। वह कांप उठी, लेकिन जल्दी ही संभल गई और जब उसने मुझसे कहा, आप जो भी कहें, तो वह मुस्कुराने लगी। उसकी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी, बहुत मीठी। मैं पूरी रात ऐसे ही यहाँ रह सकता था, लेकिन उसे सोने की जरूरत थी। दोनों इच्छाएं समान रूप से प्रबल लग रही थीं क्योंकि वे लगातार मेरे अंदर युद्ध कर रही थीं, उसे चाहना बनाम उसे ठीक करना। मैं असंभवता पर आहें भरने लगा। मैं तुम्हें कल देखूंगा, मैंने कहा, ये जानते हुए कि मैं उससे बहुत पहले मिलूंगा। वह मुझे तब तक नहीं देखेगी जब तक, हालांकि कल। तो फिर कल, उसने सहमति जताते हुए अपना दरवाजा खोला। उसे जाते हुए देखकर फिर से पीड़ा हुई। मैं उसके पीछे झुका, उसे पकड़ना चाहता था। बेला, वह मुड़ी और फिर हमारे चेहरे इतने करीब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। मैं भी उसकी निकटता से अभिभूत था। उसकी गर्मी लहरों की तरह मेरे चेहरे को सहला रही थी। मैं उसकी त्वचा की रेशमी कोमलता को महसूस कर सकता था। उसकी दिल की धड़कन रुक गई और उसके होंठ खुल गए। अच्छी नींद, सो जाओ, मैंने फुसफुसाया और अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली तीव्र इच्छा, या तो परिचित प्यास या एकदम नई और अजीब भूख, जिसे मैंने अचानक महसूस किया, के कारण मैं कुछ ऐसा कर सकता था जिससे उसे चोट पहुंच सकती थी, से पहले ही दूर हट गया। वो कुछ क्षण तक वहीं निश्चल बैठी रही, उसकी आंखें बड़ी और स्तब्ध थीं। मैंने अनुमान लगाया, चकित हो गए होंगे। जैसा मैं था, वह संभल गई, हालांकि उसका चेहरा अभी भी थोड़ा हतप्रभ था और वह कार से आधी बाहर गिर गई। उसके पैर लड़खड़ा गए और उसे खुद को सीधा करने के लिए कार के फ्रेम को पकड़ना पड़ा। मैंने हंसते हुए कहा कि उम्मीद है कि वहां इतनी शांति होगी कि वह सुन न सके। मैंने उसे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते देखा, जो सामने के दरवाजे के चारों ओर रोशनी के कुंड तक पहुंच गया। फिलहाल सुरक्षित है, और मैं जल्दी ही वापस आकर सुनिश्चित करूंगा। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, जैसे मैं अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रहा था। यह मेरी आदत से बिल्कुल अलग अनुभूति थी। आमतौर पर, अगर मैं चाहूं तो किसी की नज़रों से खुद को देख सकता हूं। यह अजीब तरह से रोमांचक था, आंखों को देखने का यह अमूर्त एहसास। मुझे पता था कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे उसकी आंखें थीं। जब मैं रात में बिना किसी उद्देश्य के गाड़ी चला रहा था तो मेरे दिमाग में लाखों विचार एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। मैं बहुत देर तक सड़कों पर घूमता रहा, कहीं नहीं गया, बेला के बारे में सोचता रहा और सच पता चलने पर मिली अविश्वसनीय राहत के बारे में सोचता रहा। अब मुझे इस बात का डर नहीं था कि वह जान जाएगी कि मैं क्या हूँ। वह जानती थी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि यह उसके लिए स्पष्ट रूप से एक बुरी बात थी, लेकिन यह मेरे लिए आश्चर्यजनक रूप से मुक्तिदायक था। उससे भी ज्यादा, मैंने बेला और बदले में प्यार के बारे में सोचा। वह मुझसे उस तरह प्यार नहीं कर सकती थी जिस तरह मैं उससे करता था। ऐसा जबरदस्त, सब कुछ निगलने वाला, कुचलने वाला प्यार शायद उसके नाजुक शरीर को तोड़ देगा।
लेकिन उसने काफी मजबूती से महसूस किया, इतनी दृढ़ता से कि सहज भय पर काबू पा लिया, इतनी दृढ़ता से कि वह मेरे साथ रहना चाहती थी और उसके साथ होना मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशी थी। कुछ समय के लिए जब मैं बिल्कुल अकेली थी और किसी को दुख नहीं पहुंचा रही थी, तो मैंने खुद को उस त्रासदी के बारे में सोचे बिना उस खुशी को महसूस करने दिया। बस इस बात से रोमांचित होना कि वो मेरी परवाह करती है, बस उसका स्नेह जीतने की जीत पर खुश होना, बस ये कल्पना करना कि कल मैं उसके करीब बैठूं, उसकी आवाज़ सुनूं और उसकी मुस्कान पाऊं। मैंने अपने दिमाग में उस मुस्कान को फिर से दोहराया, उसके भरे हुए होठों को कोनों पर ऊपर की ओर खींचते हुए, उसकी नुकीली ठुड्डी को छूते हुए एक डिंपल का संकेत, जिस तरह से उसकी आंखें गर्म और पिघल रही थीं। आज रात उसकी उंगलियां मेरे हाथ पर इतनी गर्म और मुलायम महसूस हुईं। मैंने कल्पना की कि उसके गालों पर फैली नाजुक त्वचा को छूने पर कैसा महसूस होगा, रेशमी, गर्म, इतनी नाजुक, कांच पर रेशम, भयावह रूप से टूटने योग्य। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे विचार कहाँ जा रहे थे, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं उस विनाशकारी कमजोरी के बारे में सोच रहा था, तो उसके चेहरे की दूसरी छवियां मेरी कल्पनाओं में घुसने लगीं। वह छाया में खोई हुई थी, भय से पीली पड़ गई थी, फिर भी उसका जबड़ा कड़ा और दृढ़ था, उसकी आंखें एकाग्रता से भरी थीं, उसका पतला शरीर उसके चारों ओर एकत्रित विशालकाय आकृतियों पर प्रहार करने के लिए तैयार था। अंधेरे में दुर्स्वप्न देख रही थी। आह, मैंने कराहते हुए कहा, जब उसके प्यार की खुशी में उबलती नफरत, जिसे मैं लगभग भूल चुका था, फिर से क्रोध की आग में बदल गई। मैं अकेला था, बेला, मुझे भरोसा था, अपने घर के अंदर सुरक्षित थी। एक पल के लिए मुझे बेहद खुशी हुई कि 40वां स्थानीय कानून प्रवर्तन के प्रमुख, प्रशिक्षित और सशस्त्र उसके पिता थे। इसका कुछ मतलब होना चाहिए, उसे कुछ आश्रय प्रदान करना चाहिए। वह सुरक्षित थी, मुझे उस नश्वर को नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जिसने उसे नुकसान पहुंचाया होगा। नहीं, वो इससे बेहतर की हकदार थी। मैं उसे एक हत्यारे की देखभाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। लेकिन बाकी लोगों का क्या? बेला सुरक्षित थी, हाँ, एंजेला और जेसिका भी निश्चित रूप से अपने बिस्तरों में सुरक्षित थीं। फिर भी पोर्ट एंजल्स की सड़कों पर एक शिकारी घूम रहा था, एक मानव राक्षस। क्या यही बात उसे मानव समस्या बनाती है? कार्लिसले और उसके द्वारा निरंतर उपचार और बचाव के काम को छोड़कर हम अक्सर मानवीय समस्याओं में खुद को शामिल नहीं करते। हम में से बाकी लोगों के लिए मानव के प्रति हमारी कमजोरी खून उनके साथ घनिष्ठ रूप से उलझने में एक गंभीर बाधा थी। और निश्चित रूप से हमारे दूर के वार्डन, वास्तविक पिशाच पुलिस बल, वोल्टुरी थे। हम कुलेम्स बहुत अलग तरीके से रहते थे। किसी भी खराब तरीके से विचार किए गए सुपरहीरो-एस्क प्रदर्शन के साथ उनका ध्यान आकर्षित करना हमारे परिवार के लिए बेहद खतरनाक। ये निश्चित रूप से एक नश्वर चिंता थी, हमारी दुनिया की नहीं। जिस हत्या को करने के लिए मैं तड़प रहा था, उसे करना गलत था। मुझे ये पता था, लेकिन उसे फिर से हमला करने के लिए स्वतंत्र छोड़ना भी सही बात नहीं हो सकती थी। रेस्तरां की गोरी परिचारिका, जिस वेट्रेस की तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, दोनों ने मुझे मामूली तरीके से परेशान किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे खतरे में पड़ने लायक थीं। मैंने कार को उत्तर की ओर मोड़ दिया, अब मुझे एक उद्देश्य मिल गया था। जब भी मेरे सामने कोई दुविधा आती थी जो मेरे बस की बात नहीं होती थी, तो मैं जानता था कि मदद के लिए कहाँ जाना है। एलिस पोर्च पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने गराज की तरफ जाने के बजाय घर के सामने ही गाड़ी रोक दी। कार्लिसल अपने अध्ययन कक्ष में है, मेरे पूछने से पहले ही उसने मुझे बताया। धन्यवाद, मैंने उसके बालों को बिखेरते हुए कहा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरी कॉल का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। ओह, मैं दरवाजे के पास रुका, अपना फ़ोन निकाला और उसे खोला। माफ़ कीजिए, मैंने ये भी नहीं देखा कि वह कौन था। मैं व्यस्त था। हाँ, मुझे पता है। मुझे भी खेद है। जब तक मुझे पता चला कि क्या होने वाला है, तब तक आप अपने रास्ते पर थे। ये बहुत करीब था, मैंने धीरे से कहा। क्षमा करें,
उसने खुद पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए दोहराया, ये जानते हुए कि बेला ठीक है, उदार होना आसान था। ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ नहीं पकड़ सकती। कोई भी तुमसे सर्वज्ञ होने की उम्मीद नहीं करता, एलिस। धन्यवाद। मैंने आज रात तुम्हें खाने पर चलने के लिए कहा ही था, क्या तुमने यह बात समझ ली? इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। वह मुस्कुराई। नहीं, मैं भी उससे चूक गई। काश मुझे पता होता, मैं जरूर ऐसा करती। आना, तुम किस बात पर ध्यान दे रहे थे कि तुम इतना कुछ चूक गए? जैस्पर हमारी सालगिरह के बारे में सोच रहा है। वह हंसी। वह मेरे उपहार पर कोई निर्णय न लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। तुम बेशर्म हो। हाँ, उसने अपने होंठ सिकुड़े और मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे पर आरोप लगाने का भाव था। मैंने बाद में ज्यादा ध्यान दिया। क्या तुम उन्हें बताने जा रहे हो कि वह जानती है? मैंने आह भरी। हाँ, बाद में। मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरा एक काम करो और जब मैं आसपास न रहूं तो रोज़ली को बता देना, ठीक है? मैं झेप गया। जरूर। बेला ने इसे बहुत अच्छी तरह से लिया। अच्छी तरह से, एलिस ने मुझे देखकर मुस्कुराया। बेला को कम मत आंको। मैंने उस छवि को रोकने की कोशिश की। मैं बेला और एलिस को नहीं देखना चाहता था, जो हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। अब मैं अधीर हो गया था। मैंने जोर से आह भरी। मैं शाम के अगले हिस्से को पूरा करना चाहता था। मैं चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए, लेकिन मैं फोक्स छोड़ने को लेकर थोड़ा चिंतित था। एलिस, मैंने कहना शुरू किया। वह समझ गई कि मैं क्या पूछने की योजना बना रहा था। आज रात वह ठीक हो जाएगी। अब मैं उस पर बेहतर नज़र रख रहा हूँ। उसे 24 घंटे निगरानी की ज़रूरत है न? कम से कम। वैसे भी, तुम जल्द ही उसके साथ हो जाओगे। मैंने गहरी सांस ली। शब्द मेरे लिए बहुत सुंदर थे। जाओ, ये काम पूरा करो ताकि तुम वहीं हो सको जहां तुम होना चाहती हो, उसने मुझसे कहा। मैंने सिर हिलाया और जल्दी से कार्लिसले के कमरे की ओर चला गया। वह मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी नज़रें मेज पर रखी मोटी किताब पर नहीं बल्कि दरवाजे पर टिकी थीं। मैंने सुना है कि एलिस ने तुम्हें बताया था कि मुझे कहाँ ढूंढना है, उसने कहा और मुस्कुराया। उसके साथ रहना, उसकी आंखों में सहानुभूति और गहरी बुद्धिमत्ता देखना राहत की बात थी। कार्लिसले को पता था कि क्या करना है। मुझे मदद की जरूरत है। कुछ भी, एडवर्ड, उन्होंने वादा किया। क्या एलिस ने तुम्हें बताया कि आज रात बेला के साथ क्या हुआ? लगभग हो ही गया, उन्होंने संशोधन किया। हाँ, लगभग। मेरे सामने एक दुविधा है, कार्लिसल। देखो, मैं चाहता हूँ बहुत उसे मार डालो। शब्द तेजी से और जोश से बहने लगे। बहुत कुछ, लेकिन मुझे पता है कि यह गलत होगा, क्योंकि यह न्याय नहीं, प्रतिशोध होगा। सब गुस्सा, कोई निष्पक्षता नहीं। फिर भी, एक सीरियल बलात्कारी और हत्यारे को पोर्ट एंजल्स में भटकते हुए छोड़ना सही नहीं हो सकता। मैं वहाँ के लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं बेला की जगह किसी और को उसका शिकार नहीं बनने दे सकता। वे दूसरी महिलाएं, ये सही नहीं है। उसकी विस्तृत, अप्रत्याशित मुस्कान ने मेरे शब्दों की गति को रोक दिया। वह आपके लिए बहुत अच्छी है न? इतनी करुणा, इतना नियंत्रण। मैं प्रभावित हूँ। मैं प्रशंसा की आशा नहीं कर रहा हूँ, कार्लिसले। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं अपने विचारों पर काबू नहीं पा सकता, है न? वह फिर मुस्कुराया। मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत रहें। बेला के घर में किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा। जगह, मैंने उसके दिमाग में योजना देखी। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था। ये क्रूरता के लिए मेरी लालसा को संतुष्ट नहीं करता था, लेकिन मैं देख सकता था कि यह सही बात थी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसे कहाँ खोजना है, मैंने कहा। चल दर। उसने रास्ते में अपना काला बैग पकड़ लिया। मैं बेहोशी का ज्यादा आक्रामक तरीका पसंद करता, जैसे खोपड़ी को फोड़ना, लेकिन मैं कार्लिसल को अपने तरीके से ऐसा करने देता। हमने मेरी कार ली। एलिस अभी भी सीढ़ियों पर थी। जब हम चले गए तो उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मैंने देखा कि उसने मेरे लिए आगे की ओर देखा था। हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अंधेरी, खाली सड़क पर यात्रा बहुत छोटी थी।
मैंने ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी हेडलाइट बंद कर दी थी। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई कि बेला इस गति पर कैसी प्रतिक्रिया देती। मैं पहले से ही सामान्य से धीमी गति से गाड़ी चला रहा था, ताकि जब उसने आपत्ति की तो उसके साथ अपना समय बढ़ा सकूं। कार्लिसले भी बेला के बारे में सोच रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके लिए इतनी अच्छी होगी। यह अप्रत्याशित है। शायद ये किसी तरह से होना ही था। शायद यह एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करता है। केवल उसने बेला की बर्फ सी ठंडी त्वचा और रक्त लाल आंखों की कल्पना की और फिर उस छवि से दूर हट गया। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ क्योंकि इतनी शुद्ध और प्यारी चीज को नष्ट करने से कोई अच्छाई कैसे हो सकती है। मैं रात भर उदास रहा। शाम की सारी खुशियां नष्ट हो गईं। एडवर्ड को खुशी मिलनी चाहिए। उसे यह मिलना चाहिए। कार्लिसले के विचारों की उग्रता ने मुझे चौंका दिया। कोई रास्ता तो होगा ही। मैं चाहता था कि मैं उसकी किसी भी उम्मीद पर यकीन कर सकूं। लेकिन बेला के साथ जो कुछ हो रहा था, उसका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। बस एक क्रूर वेश्या, एक बदसूरत, कड़वी किस्मत जो उसे वह जीवन नहीं दे सकती थी जिसकी वह हकदार थी। मैं पोर्ट एंजल्स में ज्यादा देर तक नहीं रुका। मैं कार्लिसल को डाइव बार में ले गया, जहां लेनी नाम की विकृत चीज अपने दोस्तों के साथ अपनी निराशा को डुबो रही थी, जिनमें से 2 पहले ही बेहोश हो चुके थे। कार्लिसल देख सकता था कि मेरे लिए उस शैतान के विचारों को सुनने और उसकी यादों को देखने के लिए इतना करीब होना कितना मुश्किल था। बेला की यादें कम भाग्यशाली लड़कियों की यादों के साथ मिश्रित थीं जिन्हें अब कोई नहीं बचा सकता था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को कस लिया। जाओ, एडवर्ड, उसने मुझे धीरे से कहा। मैं बाकी लोगों को सुरक्षित कर दूंगा। तुम बेला के पास वापस जाओ। ये कहना बिल्कुल सही था। उसका नाम ही एकमात्र ऐसा विकर्षण था जो मेरे लिए कुछ मायने रखता था। मैं कार में कार्लिसले से निकल गया और सोते हुए जंगल से होते हुए सीधी रेखा में फोक्स की ओर भागा। तेज रफ्तार कार में पहली यात्रा की तुलना में इसमें कम समय लगा। बस कुछ ही मिनटों बाद मैं उसके घर के किनारे पहुंचा और उसकी खिड़की को अपने रास्ते से हटा दिया। मैंने राहत की सांस ली। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। बेला अपने बिस्तर पर सुरक्षित थी, सपने देख रही थी, उसके गीले बाल तकिए पर उलझे हुए थे। लेकिन ज्यादातर रातों के विपरीत, वह एक छोटी सी गेंद की तरह मुड़ी हुई थी और उसके कंधों पर कंबल फैला हुआ था। मुझे लगा कि ठंड लग रही होगी। इससे पहले कि मैं अपनी सामान्य सीट पर बैठ पाता, वह नींद में कांप उठी और उसके होंठ कांपने लगे। मैंने कुछ क्षण सोचा और फिर गलियारे में निकल गया और पहली बार उसके घर के दूसरे हिस्से को देखा। चाली के खर्राटे तेज और एक समान थे। मैं लगभग उसके सपने के किनारे को पकड़ सकता था। पानी की तेज धारा और धैर्यपूर्ण उम्मीद के साथ कुछ मछली पकड़ना, शायद। वहां सीढ़ियों के ऊपर एक बढ़िया दिखने वाली अलमारी थी। मैंने उसे उम्मीद से खोला और जो मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया। मैंने छोटी सी लिनन की अलमारी से सबसे मोटा कंबल चुना और उसे वापस उसके कमरे में ले गया। मैं उसे उसके जागने से पहले ही वापस कर दूंगा और कोई भी समझदार नहीं होगा। अपनी सांस रोककर मैंने सावधानी से उस पर कंबल फैला दिया। उसने अतिरिक्त वजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैं रॉकिंग चेयर पर वापस आ गया। जब मैं उसके गर्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मैंने कार्लिसल के बारे में सोचा और सोचा कि वह अब कहाँ है। मुझे पता था कि उसकी योजना आसानी से पूरी हो जाएगी। एलिस ने ये देख लिया था। अपने पिता के बारे में सोचते हुए मुझे बहुत दुख हुआ। कार्लिसल ने मुझे बहुत ज्यादा श्रेय दिया। मैं चाहता था कि मैं वो व्यक्ति होता जो वह मुझे समझता था। वह व्यक्ति जो खुशी का हकदार था, शायद इस सोती हुई लड़की के योग्य हो। अगर मैं वह एडवर्ड बन पाता तो चीजें कितनी अलग होती। या अगर मैं वह नहीं बन पाया जो मुझे बनना चाहिए, तो कम से कम ब्रह्मांड में मेरे अंधकार को खत्म करने के लिए कुछ संतुलन तो होना चाहिए। क्या कोई समान और विपरीत अच्छाई नहीं होनी चाहिए? मैंने बेला के लिए आने वाले भयानक और असंभव दुष्स्वप्नों के लिए कुछ स्पष्टीकरण के रूप में उस भाग्य की कल्पना की थी। पहले मैं, फिर वैन और फिर आज रात वह खतरनाक जानवर। लेकिन अगर उस भाग्य में इतनी शक्ति थी,
तो क्या उसे विफल करने के लिए कोई ताकत नहीं होनी चाहिए? बेला जैसे किसी के पास एक रक्षक, एक संरक्षक देवदूत होना चाहिए। वो इसकी हकदार थी, और फिर भी, स्पष्ट रूप से, उसे असहाय छोड़ दिया गया था। मैं यह विश्वास करना पसंद करूंगा कि कोई देवदूत या कुछ और उस पर नजर रख रहा था, कुछ भी जो उसे कुछ हद तक सुरक्षा दे सकता था, लेकिन जब मैंने उस चैंपियन की कल्पना करने की कोशिश की, तो ये स्पष्ट था कि ऐसा करना असंभव था। कौन सा संरक्षक देवदूत बेला को यहाँ आने की अनुमति देता, मेरे रास्ते को पार करने के लिए, जैसा कि वह थी, इस तरह से बनी हुई कि कोई भी तरीका नहीं था जिससे मैं उसे अनदेखा कर सकूं। मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली सुगंध, मेरी जिज्ञासा को भड़काने के लिए एक शांत मन, मेरी आंखों को पकड़ने के लिए एक शांत सुंदरता, मेरा विस्मय अर्जित करने के लिए एक निस्वार्थ आत्मा। आत्म संरक्षण की पूरी कमी को ध्यान में रखे ताकि वो मुझसे दूर न हो, और फिर निश्चित रूप से भयानक दुर्भाग्य की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़े जिसने उसे हमेशा गलत समय पर गलत जगह पर रखा। इस बात का कोई और मजबूत सबूत नहीं हो सकता कि संरक्षक देवदूत एक कल्पना थे। बेला से ज्यादा किसी को उनकी जरूरत नहीं थी या वे इसके हकदार नहीं थे। फिर भी कोई भी देवदूत जो हमें मिलने की अनुमति दे सकता था, वह इतना गैर जिम्मेदार, इतना लापरवाह, इतना मूर्ख होगा कि वह संभवतः अच्छे के पक्ष में नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि घृणित हॉपी वास्तविक हो, न कि कोई आकाशीय प्राणी इतना अप्रभावी हो। कम से कम मैं बदसूरत भाग्य के खिलाफ तो लड़ सकता था। और मैं लड़ूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। बेला को चोट पहुंचाने वाली जो भी ताकत होगी, उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। नहीं, उसका कोई संरक्षक देवदूत नहीं था, लेकिन मैं उसकी कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक संरक्षक पिशाच वहां एक खिंचाव था। करीब आधे घंटे के बाद बेला उस तंग गेंद से बाहर आकर आराम से बाहर आ गई। आवाज गहरी हो गई और वह बड़बड़ाने लगी। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन कम से कम वह आज रात ज्यादा आराम से सो रही थी क्योंकि मैं यहाँ था। एडवर्ड, उसने आह भरी, और वह भी मुस्कुराई। मैंने कुछ समय के लिए दुख को किनारे रख दिया और स्वयं को पुनः खुश होने दिया।